जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सफलता विद संकल्प पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की अनुसूचियां और प्रस्तावना। देखिए, अगर आपने ये टॉपिक कहीं से पहले भी कर रखा है तो मैं विश्वास दिलाता हूं, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो तो बहुत कुछ चीजें आपको नई जानने के लिए मिलेंगी। देखिए, मैंने इसमें आपके लिए सारे के सारा थ्योरी सेशन लिया है आपके लिए, और थ्योरी सेशन के साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यूज हैं इन टॉपिक्स से, उनको भी उनके साथ साथ रखा हुआ है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। क्या होता है, जो सारी चीजें आर्टिकल में वर्णित नहीं होती, वो सारी चीजों की लिस्ट, एक तरीके से इसको लिस्ट मान लो, अनुसूची। आप लिस्ट, जो सारी चीजें आर्टिकल में वर्णित नहीं होती, ऐसी सारी चीजों की ये लिस्ट होती है। मूल संविधान जब 1950 में जो है संविधान लागू हुआ, तब 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर अब वर्तमान में देखा जाए तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। इनका महत्व क्यों है कि अनुसूचियां उन विवरणों को रखती है जो अनुच्छेदों में विस्तार से नहीं दिए गए हैं। मतलब जो भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स को डीप एक्सप्लेन करती है। अगर किसी आर्टिकल में डीप एक्सप्लेनेशन या किसी लिस्ट की जरूरत होती है तो। अब बात करते हैं संविधान की अनुसूचियां। सबसे पहले पहली अनुसूची की बात करते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है, 3 लिस्ट बनी हुई है। एक तो राज्य की, जितने भी राज्य है इसमें 28 राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। एक यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, जितने भी 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम लिखे हुए हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा लिस्ट और है जो कि अभी ब्लैंक है, भविष्य में अर्जित करने वाले क्षेत्र। जो भारत जो है भविष्य में जिनका अर्जन करेगा उनके लिए भी एक लिस्ट छोड़ी गई है यहाँ पर। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची। ये दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा इन्हीं में कंफ्यूज होता है कि किसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। अगर आप कहीं जॉब के लिए जाने की सोचेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या होती है? सैलरी होती है वहां की। वहां मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। जब सैलरी की बात हो जाती है, जब आप काम पे चालू काम करना शुरू करते हो तो आपको शपथ दिलाई जाती है। तो इससे आप याद रखेंगे, दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते। और तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। मैं थोड़ा सा डीप एक्सप्लेन कर देता हूं। इन अनुसूचियों को लेकर आपसे डीप क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूं। वेतन और भत्ते वाली, वेतन एवं भत्ते जो है दूसरी अनुसूची में है, वो किस किस के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति का, दूसरा राज्यों के राज्यपाल, तीसरा बात करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष, थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूं, वह उपाध्यक्ष। चौथी बात करेंगे हम राज्यसभा के। यहां जो है इनको सभापति व उपसभापति बोला जाता है। अब बात करते हैं नंबर 5 पे, राज्य विधानसभा सभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। और 6वें नंबर पे बात करते हैं राज्य विधान परिषद। जब हम संसद और विधान मंडल पढ़ेंगे, जब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि सभापति व उपसभापति राज्य विधान परिषद के। और नंबर 7 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश।
और नंबर 8 पे ऐसे ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। नंबर 9 पे आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये तो आ गई ये अनुसूची 2 में इनकी इनके वेतन और भत्ते दे रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूची 3 में शपथ किस किस की दे रखी है। देखो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, इसमें उपराष्ट्रपति का नहीं है, उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो काम करता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, तो यहीं से उसका वेतन और भत्ता डिसाइड हो जाता है कि उसको क्या वेतन और भत्ता मिलना है। अब बात करते हैं शपथ की। शपथ किस किस की दी गई है, इसमें भी आपसे पूछ लिया जाता है किसकी शपथ नहीं है, तो मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, संसद के उम्मीदवार सदस्य, चौथे नंबर पे आ जाता है आपके राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य और राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार सदस्य जो कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं। नंबर 7 पे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। नंबर 8 पे बात करते हैं हाई कोर्ट के जज। नंबर 9 पे बात करते हैं आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस की शपथ नहीं है यहाँ। तो देखो ना तो यहाँ राष्ट्रपति की शपथ मिलेगी आपको और ना ही उपराष्ट्रपति की। अब आप पूछेंगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ क्यों नहीं है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 60 में तो राष्ट्रपति की शपथ दे रखी है और आर्टिकल नंबर 69 में उपराष्ट्रपति। ये दोनों आर्टिकल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने दूसरी ये और तीसरी अनुसूची को बहुत ही डिटेल से समझा। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो आपकी राज्यसभा होती है वहां जो है किस राज्य से कितनी सीटें होंगी और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होंगी, उसका डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है। यहाँ बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बोलता है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय इलाके हैं ना जितने, उनके प्रशासन के बारे में बोलता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए छठी अनुसूची। इसके 4 राज्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है। जनजातीय जानते हो आप, एसटी, ये एससी तो होते हैं शेड्यूल कास्ट और एसटी होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, जिनको आप जनजाति बोलते हैं। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो 7वीं अनुसूची को पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है, वो संघ सूची ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ के पास है, मतलब हमारी संसद के पास है। किसके पास, संसद के पास। ऐसे रक्षा क्षेत्र, आपके डिफेंस से रिलेटेड मामले हो गए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके अलावा बैंकिंग से और जितने भी हमारे विदेशों से संबंध है इन पर कानून बनाने का, रेलवे, डाकघर। इसमें वर्तमान में कुल 100 विषय हैं, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब इसमें कितने विषय थे, 97। बात समझ में आई यहां तक। अब बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है पुलिस। पुलिस किस में,
राज्य सूची में। जेल किस में है? राज्य सूची में। स्थानीय स्वशासन किस में है? आपके पंचायत वगैरह होती है वो राज्य सूची का विषय है। कृषि किस में है? राज्य सूची। सार्वजनिक स्वास्थ्य, इसमें कुल वर्तमान में 61 विषय हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें कितने थे? 66 विषय थे। 66 विषयों में से जो 5 विषय थे, मैं यहां लिख देता हूं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो 5 विषय है उसको राज्य सूची से किस में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। वो 5 विषय मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपका एक तो हो गया शिक्षा, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है। दूसरा हो गया वन। तीसरा हो गया वन पशुओं एवं पक्षियों का संरक्षण। नंबर 4 पे क्या हो गया आपका? नंबर 4 पे आ गया नापतोल, वजन व माप। और नंबर 5 पे आपका हो गया न्यायिक प्रशासन। ये न्यायिक प्रशासन कौन सा है? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायिक प्रशासन को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का न्यायिक प्रशासन इसके अंतर्गत नहीं आता। अब समवर्ती सूची के विषय बता देता हूं आपको। शिक्षा बहुत ज्यादा पूछी जाती है। वन, विवाह तलाक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गोद लेना और उत्तराधिकार। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था इसमें कितने विषय थे? 47। तो काफी डिटेल में मैंने इसकी चर्चा की है। अब 8वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची है भाषाओं से रिलेटेड। इसमें भाषाओं की लिस्ट दी गई है जो कि हमारे भारत में बोली जाती हैं। तो 8वीं अनुसूची में जब संविधान बना था तो इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन धीरे धीरे संविधान संशोधनों के साथ साथ कई सारी भाषा जोड़ दी, लेकिन अब वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। कैसे कैसे जोड़ गई? 14 भाषा तो पहली थी। 15वीं भाषा जोड़ी गई आपकी सिंधी, जो कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। ये तीनों संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन से 4 भाषाएं जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। सॉरी, 4 भाषाएं नहीं, 3 भाषाएं, जिसको नमक के नाम से जानते हैं। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कितनी भाषाएं? मैं गलत बोल गया था, 4 भाषाएं बोल गया था, यहाँ 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी। अब बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन, ये 2003 में है। इसमें आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसको आप इसी क्रम में आप याद रखोगे। मैंने तो इस क्रम में याद रखा है, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। अब बात करते हैं 8 अनुसूचियां हमने काफी सारे डिटेल में पढ़ ली। ये 8 अनुसूचियां तो मूल संविधान में थी, अब ये अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, जो कि किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित। 10वीं अनुसूची ये आपके दल बदल से संबंधित है। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 से जोड़ी गई। ये आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। 52वें संविधान संशोधन। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची और 12वीं, दोनों को एक साथ याद करना। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992, ईयर दोनों का सेम है, इसको 74वें संविधान संशोधन 1992। अब बात करते हैं जो पंचायत है, पंचायती राज, उसमें 29 विषय हैं जिन पर जो है पंचायतें काम करती हैं, और नगर पालिकाएं जिन विषयों पर कार्य करती है वो 18 विषय किस 12वीं अनुसूची में दिए हुए हैं। यहां तक आपको मैंने काफी सारे डिटेल में आपको ये सारी अनुसूचियां बताई। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखो, मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश में दोनों का जो है फोटो लगा दिया है आपकी प्रस्तावना का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। आप एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि ये हमारी प्रस्तावना जो है संपूर्ण जितना भी हमारा संविधान है उसका संपूर्ण दर्शन कराती है। थोड़ा सा जूम करके हिंदी वाली प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग
ये आप पढ़ लेना इसमें, क्योंकि क्रम भी पूछा जाता है कौन सा किस क्रम में लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अभी हम इसको पढ़ेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, विचार, अव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। ठीक है, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इनका क्रम भी पूछा जाता है। ये 5 प्रकार के क्या है, जो है स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, समानता कितने प्रकार की? 2, एक प्रतिष्ठा, दूसरी अवसर प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये ध्यान रखना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा के आज 26 नवंबर 1949 इस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। क्या हुआ था? अंगीकृत। अगर आप जो है विक्रम संवत में देखें तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये आप एक बार पढ़ लेना इसका स्क्रीनशॉट लेकर। अब बात करते हैं प्रस्तावना में दिए हुए कुछ शब्दों के बारे में। पहले प्रस्तावना को बात करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? परिचय पत्र है, उसके बारे में बता दिया हमारा संविधान कैसा है। इसका जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था, उससे जो कि 22 जनवरी 1947 को जो है अपनाया गया था, उससे प्रभावित है ये हमारी प्रस्तावना। इसमें स्रोत है हम भारत के लोग दर्शाता है कि भारत का जो भारत की जो शक्ति का अंतिम स्रोत है वो भारत की जनता है, हम भारत के लोग। अगर ये लाइन पूछ के आपसे पूछा जाए ये हम भारत के लोग कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए से। प्रेरणा, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। मैंने ये आपको कल की क्लास में काफी अच्छे से बता दिया था। बात करते हैं प्रमुख शब्दों और उनके अर्थ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो मतलब है कि जितने भी हमारे फैसले होंगे वो हम खुद लेंगे, ना कि उसमें कोई बाहरी देश का दबाव होगा, ना ही किसी हमारे देश के अंदर बैठे व्यक्ति के दबाव में होकर लिए जाएंगे। मतलब जो भी फैसले लिए जाएंगे देश हित में और स्वतंत्र रूप से लिए जाएंगे। समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है कि जो है धन का स्वामित्व सभी के पास बराबर बराबर हो, मतलब आय की असमानता को खत्म करना, ये समाजवादी होने का मुख्य उद्देश्य है। ये किसके विरोध में कार्य करता है? पूंजीवादी, पूंजीवादी के विरोध में ये कार्य करता है। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है, ये जो है, लेकिन हमारा जो देश है, राज्य का मतलब हमारे देश से है, वो सभी धर्मों को मानता है। क्या करता है? सभी धर्मों को मानता है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब है जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जहां की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है उसको लोकतंत्रात्मक बोला जाता है। गणराज्य, गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश का हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। अब आप ही बताओगे हम जो है गणतंत्र है या नहीं? जो देश का प्रमुख वंशानुगत ना होकर, मतलब किसी का बेटा राजा बनता है तो वो वंशानुगत होता है, वंशानुगत ना होकर जब, बल्कि हेड ऑफ स्टेट निर्वाचित होकर आता है, मतलब चुनाव के द्वारा जो है हेड ऑफ स्टेट आता है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति कैसे आते हैं? चुनाव के द्वारा। तो हमारा देश कैसा हुआ? गणराज्य हुआ, रिपब्लिक हुआ। अब हमारे जो है संविधान में, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय के बारे में मैं इनकी थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। जो है सामाजिक न्याय क्या होता है कि सामाजिक न्याय में किसी भी धर्म, जाति को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक समानता के एग्जाम्पल है समान कार्य के लिए
समान वेतन और धन का समान वितरण, जितना भी धन होगा उसका समान वितरण किया जाए, ये आर्थिक जो है न्याय है। अब राजनीतिक न्याय के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे भारत में राजनीतिक न्याय है कैसे कि सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है और सभी लोगों को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, तो इसको बोलेंगे राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। विचार की, कोई भी हमारे अंदर विचार आ सकता है, उस विचार को हम सामने वाले के सामने अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। विश्वास, हमारा किसी में भी विश्वास हो सकता है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी की भी उपासना कर सकते हैं, किसी भी भगवान की। समानता 2 प्रकार की होती है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ये आपसे ऐसे ही डायरेक्टली पूछा जाता है, इनका मतलब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, जो आपको इस पे डिटेल लिखना पड़ेगा। जो भी चीजें एक्सप्लेन करने लायक थी मैंने कर दी। बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें लाइन प्रस्तावना में। कब अंगीकृत किया गया हमारे संविधान को? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। हमारी प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। जब संशोधन हुआ है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, सॉरी पंथ, एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 चीजें जोड़ी गई हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं जो कि किस संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, 1976 के द्वारा। अब कुछ केसेस जान लेते हैं जो कि हमारी प्रस्तावना से संबंधित है। बात आती है हमारी प्रस्तावना में संशोधन की, तो उससे संबंधित ये 3 केस हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बेरूबारी मामला 1960 का है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। उसने बोल दिया सीधा सीधा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। जब संविधान का हिस्सा नहीं है तो हम संशोधन तो संविधान में कर सकते हैं, जब संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो प्रस्तावना में भी हम संशोधन नहीं कर सकते। ये क्या कहा था बेरूबारी केस में। उसी फैसले को बदलते हुए केशवानंद भारती केस में कहा गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला दिया गया। इसमें काफी सारी चीजें दी गई, लेकिन प्रस्तावना के बारे में जो कहा गया वो मैं यहाँ आपको कवर कर देता हूँ। न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें उन्होंने कहा अभिन्न अंग है। अगर ये ऑप्शन में ना होगा, अगर ये ही ऑप्शन में हो, अगर पूछा जाए प्रस्तावना को अभिन्न अंग किसमें होता है, तो आप केशवानंद भारती को भी लगा सकते हो। अगर ये ऑप्शन में है तो इसको भी लगा सकते हो। वो क्वेश्चन पूछने पर डिपेंड करता है आपसे कैसे पूछा गया है। और इसमें एक मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान दिया गया है, जिसको छोड़कर हम प्रस्तावना के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकते हैं। ये सारी चीजें कही गई केशवानंद भारती मामले में। बात करते हैं एलआईसी बात, क्योंकि 1995 का बात था। एलआईसी बनाम भारत संघ, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। कुछ अब स्टेटमेंट्स हैं प्रस्तावना के बारे में, किसने क्या कहा। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा एन.ए. पालकीवाला। परिचय पत्र होता है आइडेंटिटी कार्ड, तो आप पालकी को आप जेब से रिलेट करके देख सकते हो। आइडेंटिटी कार्ड आप किस में रखते हो? जेब में रखते हो। जन्म कुंडली, पहले जो है ज्यादातर जन्म कुंडली का ये याद रखने के लिए ट्रिक है, काम जो है मुंशी लोग किया करते थे जन्म कुंडली। तो प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? अब प्रस्तावना को बोला गया है, किसको बोला गया है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। अगर यही एक अगर आपसे पूछा गया आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो वो कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। क्या कहा था? आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा। लेकिन अगर प्रस्तावना को पूछा जाए तो वो उसको कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। अब बात करते हैं प्रस्तावना संविधान की कुंजी। आप बात करते हो कुंजी, तो इसको कहा था अर्नेस्ट बार्कर ने। आप इन चारों को याद कर लेना, एक बार रिपीट करके देख लेना, अगर नहीं समझ में आए हो तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर में आई हुए क्वेश्चंस की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, इसमें आपके लिए क्वेश्चंस भी रखे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं।
ये आप इस क्लास को किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। मैंने इसमें इनफ तरीके से बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया है। बात करते हैं भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से। मैंने भाषाओं के बारे में बताया था, वो किससे है? 8वीं अनुसूची। पंचायती राज किससे संबंधित है? आपकी 11वीं अनुसूची। और भूमि सुधार आपकी किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची से। बात करते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं संबद्ध है। तो वर्तमान में तो इसमें 22 भाषाएं, लेकिन जब संविधान बना था तो इसमें मूल संविधान में कितनी थी? 24 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? तो पहले संविधान संशोधन 1951 बनने से 1 साल बाद ही संशोधन हुआ गया, उसमें भूमि जो है सुधार से संबंधित जो है अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि 9वीं अनुसूची थी। बात करते हैं समवर्ती सूची का प्रावधान किस अनुसूची में है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो 7वीं अनुसूची में है। इसमें 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप किसमें? पहले वेतन और भत्ते में बात करते हैं दूसरी अनुसूची में, लेकिन तीसरी अनुसूची में शपथ। इसमें किस किस की शपथ नहीं है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ है आर्टिकल नंबर 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ है आर्टिकल नंबर 69 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नगर पालिका से संबंधित अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो नगर पालिका से संबंधित आप बात करेंगे तो 18 विषय हैं। और अगर जो है पंचायती राज से संबंधित अनुसूची 11वीं अनुसूची में बात करेंगे तो उसमें कितने विषय थे? 29 विषय थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो एक ही संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है प्रस्तावना में संशोधन हुआ। बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना में अब कितनी बार संशोधन किया गया है। तो मैंने बताया था आपको केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत कितने प्रकार के न्याय? मैं इसका जवाब जो है आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, मैंने आइडेंटिटी कार्ड को पालकी को आपकी जेब से जोड़कर बताया था, तो N.A. पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा था। और जन्म कुंडली किसने कहा था? K.M. मुंशी ने। आत्मा किसने कहा था? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने। और अर्नेस्ट बर्गर ने क्या कहा था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अर्नेस्ट बर्गर ने क्या कहा था। अब देखिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल का नाम है सफलता विद संकल्प। इसको आप ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, रेगुलर कंटेंट देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू।